गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये कक्षा 4 का हमारा परिवेश पाठ 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य के विषय में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और उनके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। उनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे। उनके तने, शाखाएं और पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ पौधों के तने मजबूत और कठोर होते हैं, कुछ के कोमल व नरम होते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उनके तने की मजबूती और कोमलता के आधार पर छांटें और तालिका में भरें। अब इसमें कोमल तने वाले पौधे हम आसपास देखेंगे, बहुत सारे पौधे होंगे जिनके तने कोमल होते हैं। जैसे हम आलू का पौधा ले लेते हैं, गाजर का ले लेते हैं, सरसों का पौधा ले लेते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे पौधे देखेंगे। गेंदा जो फूल होता है, गेंदा का पौधा ले लेते हैं। इनके सबके तने क्या होते हैं? कोमल होते हैं। मटर हो गया, चना हो गया, पालक हो गया, इन सब के पौधों के तने क्या होते हैं? कोमल होते हैं। और मजबूत तने वाले पौधे कौन कौन से हैं? नीम, आम, जामुन, बरगद आदि पौधों के तने मजबूत होते हैं। तो दिए गए चित्र को देखकर बताएं, भूमि के ऊपर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मिट्टी की सतह दिखाई गई है। मिट्टी की सतह के ऊपर कौन कौन से भाग हमें पेड़ में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आता है तना, इसके बाद आता है पत्ती, फिर फल, फिर फूल। अब भूमि के अंदर कौन सा भाग दिखाई देता है? तो भूमि के अंदर जड़ दिखाई देती है। पौधे का अधिकांश भाग मिट्टी के बाहर पाया जाता है, जैसे तना, पत्ती, फूल और फल। कुछ भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जिसे जड़ कहते हैं। अधिकतर पौधों में ये सभी भाग दिखाई देते हैं। ये सब पौधों के अंग हैं। हमारे शरीर के अंगों की तरह पौधों का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। पौधे के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। अब सबसे पहले इसमें हम रूट यानी जड़ के विषय में पढ़ेंगे। जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए होते हैं, यानी रोए पाए जाते हैं, जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। जड़ पौधों की नींव होती है। यदि हम किसी पौधे को भूमि से यानी मिट्टी से बाहर निकालें तो हमें ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ जो कि मिट्टी के नीचे रहती है, पौधे को मजबूती से जमाए रहती है। मूल रोम द्वारा ये मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। ये जड़ के मुख्य कार्य हैं। अब ये चित्र में दिखाया गया है। ये जड़ है और जड़ के क्या कार्य हैं ये दिया गया है। पहला कार्य इसमें दिया गया है कि जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। और दूसरा कार्य दिया गया है कि जड़ पौधों को भूमि में जमाए रखती हैं। अब आइए करें। एक दो अनुपयोगी पौधों को जड़ सहित निकाल कर लाएं। एक पौधे को जड़ सहित एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दें। दूसरे पौधे की जड़ों को काट कर उसे दूसरे गमले में लगाएं। दोनों गमलों में नियमित रूप से पानी डालें। कुछ दिनों बाद देखें और बताएं। ऐसा बच्चों आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिकल में। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दूसरे गमले यानी जिस पौधे की जड़ काट दी गई थी का पौधा सूख गया, क्यों? सोचें और चर्चा करें। इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ पौधों में जड़ भोजन संचित करने तथा सहारा देने का कार्य भी करती हैं। गाजर, मूली, शलजम आदि पौधों में खाए जाने वाले भाग इनकी जड़ होती है। इन पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनकी जड़ों में एकत्र हो जाता है। भोजन एकत्र हो जाने के कारण ये जड़ें फूलकर मोटी और विशेष आकार वाली हो जाती हैं। अपने आसपास
अपने अपने आसपास बरगद के पेड़, यानी आपने जो है अपने आसपास, सॉरी यहाँ सेंटेंस थोड़ा, आपने अपने आसपास बरगद के पेड़ देखे होंगे, उसमें आपको बहुत सारी लटकनें दिखाई दी होंगी। जानते हैं ये लटकनें बरगद के पेड़ को सहारा देने के लिए, यानी सहारा देने वाली जड़ें होती हैं। जो लटकनें दिखाई देती, चित्र में दिखाया गया है, ये बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ की शाखाओं से जो है ये जड़ें निकली हुई हैं। इन जड़ों का क्या कार्य है, ये बरगद का पेड़ चूंकि बहुत भारी होता है तो इसको सहारा देने के लिए इसकी तनों से जड़ निकल आती हैं और ये जड़ें जो है पौधे को सहारा, यानी पेड़ को सहारा देती हैं। सहारा देने वाली जड़ें होती हैं। ये जड़ें पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं और नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये जड़ें पेड़ के बड़े आकार को सहारा देती हैं। मनी प्लांट के पौधे का तना कोमल व लचीला होता है। इसको सहारा देने के लिए तने से अनेक स्थानों पर जड़ें निकलती हैं जो इसे ऊपर चढ़ने में सहारा देती हैं। इसके बाद आता है तना। तना जमीन के ऊपर पाया जाने वाले पौधा का मुख्य भाग है। तने से शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। अब इसके बाद आता है तने के कार्य। तने के क्या क्या कार्य हैं देखते हैं। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। हम देखते हैं कि अगर तना, जो कोमल तने हैं, जिन पौधों के तने कोमल है, अगर हम तना तोड़ देते हैं तो पौधा झुक जाता है, गिर जाता है ज़मीन में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। और दूसरा क्या है कि पौधों की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। और तीसरा है जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी अगला इसका क्या काम है, जो चौथा काम दिया गया है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी ये जड़ का, ये सारी तने का ये कार्य होता है। अब आता है, आइए करें। कांच के गिलास में रंगीन जल लेकर उसमें गुलमेहंदी या टमाटर के पौधे का तना चित्रानुसार रखें। कुछ समय पश्चात आप क्या परिवर्तन देखते हैं। कांच के गिलास में पानी की कुछ मात्रा कम हो गई। पौधे की पत्तियों के मध्य हल्की हल्की रंगीन रेखाएं दिखाई देने लगी। अब शिक्षक की सहायता से ब्लेड द्वारा तने को बीच से काटें। हैंड लेंस यानी आवर्धक लेंस से तने के कटे हुए हिस्से को देखें। कुछ रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। यही नलिकाएं रंगीन धब्बों के रूप में कटे हुए तने में दिखाई देती हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। इन नलिकाओं की सहायता से तना जल और पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये नलिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। अब ये चित्र दिखाया गया है, ये एक तना लिया गया है और तने का एक भाग जो है ब्लेड की सहायता से ऊपर का भाग काट लिया गया है। इसके बाद हैंड लेंस मीन्स उस आवर्धक लेंस की सहायता से इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ रंगीन नलिकाएं दिखाई देती हैं। अब ये इसमें दिखाया गया कि ये तना है, ये हैंड लेंस है, ये हाथ, और ये रंगीन नलिकाएं। इन्हें भी जानें। कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं। भोजन संचित कर ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं। इन्हें भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कहते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी आदि। पत्ती, लीफ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधों के भाग में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है। पौधों की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती हैं। अधिकांश पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। अब ये दिखाया गया है, ये पत्ती है और ये इसका ये पर्ण फलक है। अब आगे आता है कि पत्ती का हरा चपटा भाग पर्ण फलक यानी लेमिना कहलाता है। इसकी दो सतहें हैं, ऊपरी तथा निचली।
इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं कि पत्तियों के कार्य, ये पत्ती दिखाया गया, पत्ती की संरचना दिखाई गई है और ये पर्णरंध्र दिखाए गए हैं। अब पत्ती के क्या कार्य हैं? ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है और श्वसन क्रिया का कार्य करती है पत्तियां। अब आगे आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है पत्तियों में, और इसको हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। इसीलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया केवल दिन में होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम केवल दिन में होता है। आपने ये तो सुना होगा कि पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। यह कैसे होता है? हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। पर्णरंध्रों की सहायता से पेड़ पौधों की पत्तियां वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंदर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों से निकली ऑक्सीजन हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। अब यहाँ पर चित्र में हम देखते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को चित्र में दिखाया था। इसमें ये देखिए, ये पत्ती है और ये पत्ती क्या कर रही है? पत्ती सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? तो पत्ती जो है सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और इसके बाद ये तने की सहायता से नीचे आकर जल के साथ मिल करके, और कहने का मतलब कि जो है पत्तियां जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पत्तियों का भोजन नहीं बनता है, तो सूर्य की प्रकाश में उपस्थित होकर यानी जल और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। और जल उनको कहाँ से मिलता है? जल उनको जड़ से मिल जाता है। और फिर क्या कहते हैं, इसके बाद ये ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। अब इसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन। इसको हम ट्रांसपायरेशंस बोलते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। आइए करें। पौधे की एक शाखा को पत्तियों सहित पॉलीथीन की थैली से अच्छी तरह से बांधें। ये चित्र में दिखाया गया है। एक पौधा लिया गया जो कि गमले में लगा हुआ है, उसकी एक शाखा को पॉलीथीन से बांध दिया गया है। फिर इसे धूप में कुछ समय के लिए रखें। गमले को धूप में रखा गया है। लगभग 2 घंटे बाद पॉलीथीन की थैली में पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अगर हम 2 घंटे बाद देखेंगे कि पॉलीथीन में जो है पानी की बूंदें दिखाई देंगी। जल की ये बूंदें कहाँ से आई? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा निकली वाष्प पॉलीथीन से टकराकर ठंडी होकर पानी के बूंदों में बदल जाती हैं और ये बूंदें हमें पॉलीथीन के अंदर दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है श्वसन। इसको इंग्लिश में रेस्पायरेशन बोलते हैं। हमारी तरह पौधे भी सांस लेते रहते हैं। जैसे हम सांस लेते रहते हैं हमेशा, उसी तरह से पौधे भी सांस लेते रहते हैं। सांस लेने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यह क्रिया दिन रात होती रहती है। फूल, फल एवं बीज यानी फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स।
फूल पौधों का सबसे महत्वपूर्ण सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के रंग और सुगंध वाले फूलों को देखते हैं। आइए फूलों के भागों को देखें। सबसे पहला भाग आता है वायदल, इसको हम शेपल्स बोलते हैं। फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को वायदल कहते हैं। ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। इसके बाद आता है दल यानी पेटल्स, जिसको हम बोलते हैं, पंखुड़ियाँ बोलते हैं। फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। इसके बाद आता है पुंकेसर। फूलों की पंखुड़ियों दल में फिर से इसको देख लेते हैं। पुंकेसर यानी स्टेमन बोलते हैं। फूल की पंखुड़ियों यानी दल के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। और इसका अगला भाग होता है स्त्रीकेसर। फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसी संरचना होती है। इस संरचना को स्त्रीकेसर कहते हैं। इसको पिस्टिल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है, कहाँ पर क्या दिखाया गया है। ये हो गया वायदल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। इसके बाद आता है दल यानी पंखुड़ी, इसको इंग्लिश में पेटल्स बोलते हैं। ये पंखुड़ियाँ हैं। और इसके बाद आता है पुंकेसर, पुंकेसर को स्टैमेन बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आता है स्त्रीकेसर, इसको हम पिस्टिल बोलते हैं इंग्लिश में। अब आगे आता है, क्या आप जानते हैं कि फूलों से ही फल बनते हैं? आम की खेती करने वाला किसान खुश हो जाता है जब वह आम के पेड़ों पर ढेर सारी आम की बौरें देखता है। वह जानता है कि यही बौरें आम के फल में बदल जाएंगी। इस प्रकार फूल पौधे की वंश वृद्धि के लिए फल तथा बीज का निर्माण करते हैं। फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। फल बीज की रक्षा करते हैं। कुछ फलों में एक तथा कुछ में कई बीज पाए जाते हैं। अधिकांशतः पौधे बीज से ही उगते हैं। अब इसके बाद आता है पौधों में अनुकूलन। क्या आप जानते हैं कमल का पौधा जल में कैसे रह पाता है? नागफनी के पौधे में कांटे क्यों पाए जाते हैं? तो इसके विषय में हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। वह स्थान विशेष जिसमें कोई पौधा उगता व वृद्धि करता है उसका वास स्थान कहलाता है। अलग अलग स्थानों में उगने वाले पौधों की संरचना यानी रचना भी एक दूसरे से भिन्न होती है। अपने वास स्थान के अनुसार पौधे अपने विभिन्न भागों जड़, तना व पत्ती की संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। आगे है आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों जैसे आम, बरगद, सरसों, गुड़हल, गुलाब आदि को देखा होगा। इन्हें स्थलीय पेड़ पौधे कहते हैं। इन पेड़ पौधों के भागों की सामान्य रचना एवं कार्य हम जान चुके हैं। भिन्न भिन्न परिवेश जैसे मरुस्थलीय, जलीय व पर्वतीय में उगने वाले पौधों की कुछ विशिष्ट संरचना होती है। ये विशिष्ट संरचनाएं उन्हें उस विशेष परिवेश में रहने के अनुकूल बनाती हैं। आओ जाने ऐसे पौधों की विशेषताएं। जलीय पौधे, चित्र में बने कमल, कुमुदनी व जलकुंभी के पौधे जलीय पौधे हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। इनके तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं जिसमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के व मुलायम होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। इसलिए पत्तियां हरी और चपटी होती हैं। इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है जिस कारण इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती नहीं हैं। इसके बाद आता है मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय स्थानों में पानी की कमी होती है। यहाँ पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी, सतावर,
की पत्तियां कटीली होती हैं। कटीली पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो पाती है, यानी हो जाती है। इनका तना हरा, चपटा व गूदेदार होता है। चपटा गूदेदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में पौधा जीवित रह पाता है, यानी कि पानी वहाँ मरुस्थलों में पानी कम पाया जाता है, फिर भी पौधा हरा भरा जीवित रहता है, सूखता नहीं है। अब आगे आता है पर्वतीय पौधे। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं। जैसे चीड़, देवदार, इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। यानी पर्वतीय पौधों की पहचान हम कैसे करेंगे? इनकी आकृति को देख करके करेंगे। इनकी आकृति कैसे होती है? शंक्वाकार होती है, कोन के आकार की होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। ऐसी संरचना के कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन वृक्षों पर रुक नहीं पाती हैं और सदैव हरे भरे रहते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि सही मिलान कीजिए। जड़, पत्ती, तना, फूल, इनका क्या कार्य होता है? हम लोग इसके बारे में बढ़ चुके हैं। तो जड़ का क्या कार्य होता है? जड़ जो है पौधे को भूमि यानी मिट्टी में जमाए रखता है। पत्ती क्या कहता है? पत्ती पौधे के लिए भोजन बनाता है, तो इसको हम भोजन बनाने से निशान लगा के इसको मिलान कर देंगे। और तना का मिलान हम किससे करेंगे? तना क्या करता है? तना पौधे को सहारा प्रदान करता है, तो तना का मिलान जो है सहारा प्रदान करने से कर देंगे। और फूल क्या करता है? फल का निर्माण करता है, तो फूल को इससे मिला देंगे, फल का निर्माण। इसके बाद आता है सही तथा गलत पर गलत का निशान यानी क्रॉस का निशान लगाइए। जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती हैं, तो ये गलत है क्योंकि जड़ भूमि के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ये सेंटेंस सही है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं, ये गलत है। नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें नहीं पाई जाती, बल्कि बरगद के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद आता है अदरक, आलू, हल्दी भूमिगत तने के उदाहरण हैं, ये सही है। अब आगे आता है कारण बताएं। पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? इसको हमने कॉपी में लिख लिया है, देख। इसका उत्तर है कि जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। आगे आता है रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार पर्णरंध्रों की सहायता से पेड़ पौधों की पत्तियां वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंदर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए पेड़ पौधों के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। यह गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हमें रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसको हम शार्ट में, ये तो हमने डिटेल में पूरा बता दिया है, शार्ट में हम इसको संक्षेप में लिख सकते हैं कि रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि रात में पौधे जो है श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें रात में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जलीय पौधे के तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के व मुलायम होते हैं, इसलिए पानी में तैरते रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि नागफनी के पौधे में पत्तियां कटीली क्यों हो जाती हैं? तो इसका उत्तर है कि नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है,
क्योंकि मरुस्थलों में पानी की कमी होने से पत्तियां कटीली हो जाती हैं। कटीली पत्तियां होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो जाती है और पानी की कमी में भी पौधा जीवित रह पाता है या पौधा जीवित रह सकता। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि एक पौधे का सुंदर व स्पष्ट चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है, यानी हम यहाँ पर ये चित्र जो है अपनी कॉपी में बना सकते हैं। चित्र को देख करके अपनी कॉपी में इसको बना लेंगे। इसमें पौधे के प्रत्येक भाग को दिखाया गया है। अब अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे आता है, इसमें हम नोट दे दें कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसकी सहायता से होता है, किसके माध्यम से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होता है। ये जानकारी के लिए है। अब आगे आता है कि पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।